इसे अलग नजरिए से देख रही, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए शुभ संकेत मान रही। लेकिन दूसरे चरण की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट पे समझिए। पहले चरण के बाद दूसरे चरण पर टिकी निगाहें। 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। बीजेपी के लिए दूसरे चरण से शुभ संकेत। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है दूसरे चरण की राह। 12 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और मानकर चल रही है कि नतीजे उसके अनुरूप होंगे। दूसरे चरण से पहले अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभावार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी भी आसान नहीं है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वो कांग्रेस के प्रभाव वाली थी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद में 12 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि जो मतदान प्रतिशत पहले चरण के दौरान कम हुआ है वो भाजपा का कम हुआ है, जबकि जो कांग्रेस का इंटैक्ट वोटर है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है। यहाँ पर कांग्रेस ये मानकर की चल रही है कि विधानसभा में इन तमाम 12 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था और इस बार लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे में इन 12 सीटों पर अच्छे नतीजे की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। दूसरे चरण पर गौर करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनमें विधानसभा की 140 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस के पाले में महज 24 हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 71 सीटें हैं और 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस के खाते में सीटें भी कम हैं और दबदबे वाली सीटें भी नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के अशोक गहलोत, सीपी जोशी जैसे दिग्गज समेत बाकी सियासी गठजोड़ और रणनीति कितनी काम आती है, ये दूसरे चरण के नतीजों से पता चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के बावजूद जब फसल कट रही है तो भी लोग वोट डालने निकले। ये बताता है कि कांग्रेस अब प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अधिकांश सीट हम राजस्थान में जीतने वाले हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज के चुनाव में भी बहुत कहना चाहिए कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेता जीतेंगे। प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है उसमें 100% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के समर्थकों ने मतदान कराया। 12 में से 10 जगह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2 जगह हमारी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। और आज जो फीडबैक्स नीचे आ रहे हैं, नीचे से जो फीडबैक हमें आ रहे हैं, तो आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी कौन सी सीट यूज कर सकती है। आज ऐसा जो फीडबैक्स आ रहा है कि उसके अंदर लगता है कि सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। दूसरे चरण के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने वाली कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि मुकाबला उसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में है। विधानसभा के समीकरणों के हिसाब से यहाँ जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने यहाँ काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया है। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट को देखना पहले, उसके बाद पार्टियों को देखना, यदि देश में डेमोक्रेसी लागू करनी है तो। क्या बात कर रहे हो आप? देश का प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा, क्या कहाँ है बीजेपी? पूरे कांग्रेस को तोड़कर ले गए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा कर। बीजेपी तो खत्म हो गई, वहां भी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं 25%। और राजस्थान में मैं आज आपसे कह रहा हूं, इनसे ज्यादा सीटें आ रही हैं हमारी। इनकी तो गिनती की सीटें आ रही है। कहां बन रही है इनकी सरकार? 400 पार अब भूल गए। अब लोगों को अब कार्यकर्ता की बात याद आई तो कार्यकर्ता के लिए बोलने लगे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि 12 में से कम 6 सीटें उसको मिलने वाली हैं और 2 पर कांटे की टक्कर रहेगी। पहले चरण के गणित पर नजर डालें तो जिन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसके अंतर्गत विधानसभा की 96 सीटें आती हैं। वर्तमान में उनमें से 45 सीटें कांग्रेस के पाले में है, जबकि 44 बीजेपी के खाते में और 7 सीटें अन्य के खाते में जाती है। इस तरीके से पहले और दूसरे चरण का ग्राफ बताता है कि पहले चरण में जहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर थी, वहीं दूसरे चरण में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस
दूसरे चरण को लेकर के भी काफ़ी तैयारियां कर रही है, क्योंकि पहले चरण में अच्छे नतीजों की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि अगर दूसरा चरण जोश के साथ लड़ा जाएगा तो राजस्थान में लोकसभा में 10 साल के बाद में कुछ नतीजे कांग्रेस के हक में आते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, यह नतीजे आने के बाद साफ होगा। लेकिन पिछले चुनाव में दूसरे चरण की 13 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। आइए एक बार साल 2019 में इन सीटों के चुनावी गणित पर नजर डालते हैं। दूसरे चरण की जिन 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, ये सभी सीटें 2019 के चुनावी रण में बीजेपी के खाते में थी और रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में राजनीति परिदृश्य बदले हुए हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। 13 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर मानी जा रही है। आइए इन सभी 13 सीटों का 2019 का चुनावी गणित देखते हैं। अजमेर सीट, अजमेर के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को 4,16,424 मतों से हराया था। चौधरी को 8,15,076 वोट मिले, जबकि झुनझुनवाला को 3,98,652 वोट मिले। भाजपा के कनकमल कटारा ने कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 3,05,464 मतों से हराया। कटारा को 7,11,709 वोट मिले और भगोरा को 4,06,245 वोट मिले। बाड़मेर जैसलमेर सीट, भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,23,808 मतों से हराया। चौधरी को जहां 8,40,526 वोट मिले, वहीं सिंह को 5,22,718 वोट हासिल हुए। भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 मतों से हराया। बहेड़िया को 9,38,160 वोट मिले, जबकि शर्मा को 3,26,160 वोट मिले। भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 मतों से हराया था। जोशी को 9,82,942 वोट मिले, जबकि शेखावत को 4,06,695 वोट मिले। बात जालौर सीट की करें तो बीजेपी के देवजी पटेल ने कांग्रेस के रतन देवासी को 2,61,110 मतों से हराया। पटेल को 7,72,833 वोट मिले, जबकि देवासी को 5,11,723 वोट मिले थे। झालवाड़ा बारां सीट की बात करें तो बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4,53,928 मतों से हराया था। सिंह को 8,87,400 वोट मिले थे, जबकि शर्मा को 4,33,472 वोट हासिल हुए थे। जोधपुर सीट की गणित की बात करें तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,74,440 मतों से हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत को 7,88,888 वोट मिले थे, जबकि गहलोत को 5,14,448 वोट मिले। पाली सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्री जाखड़ को 4,81,597 मतों से हराया था। पीपी चौधरी को 9,149 वोट मिले, जबकि बद्री जाखड़ को 4,18,552 वोट मिले थे। राजसमंद सीट की बात करें तो यहां बीजेपी की दिया कुमारी ने कांग्रेस के देवकी नंदन काका को 5,51,916 मतों से हराया। दिया को 8,63,039 वोट मिले, जबकि देवकी नंदन को 3,11,123 वोट मिले थे। बात टोंक सवाई माधोपुर सीट की तो यहाँ बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कांग्रेस के नमो नारायण को 1,11,291 मतों से हराया था। जोनापुरिया को 6,44,319 वोट मिले थे, जबकि नमो नारायण मीणा को 5,33,028 वोट मिले। उदयपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 4,37,914 मतों से हराया था। अर्जुन लाल को 8,71,548 वोट मिले थे, जबकि रघुवीर सिंह को 4,33,634 वोट मिले।
बात कोटा सीट की करें तो यहाँ बीजेपी के ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,677 मतों से हराया। बिरला को 8,51,000 वोट मिले, जबकि मीणा को 5,20,374 वोट हासिल हुए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। लोकेश शर्मा का कहना है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कहने पर मैंने ही फोन टैपिंग के ऑडियो वायरल किए थे, साथ ही संजीवनी घोटाले में भी गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाने की बात कही है। लोकेश शर्मा के खुलासे पर एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं आयुषी। 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी श्रीमान लोकेश शर्मा जी के आज के वक्तव्य ने उनके रहस्योद्घाटन में बात को प्रूव कर दिया कि पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस के षड्यंत्रों की सरकार थी। रेगिस्तान की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। लोकेश शर्मा एक के बाद एक तीखे तीर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर दाग रहे हैं और शायद उसकी काट कांग्रेस पार्टी के पास भी नजर नहीं आ रही है। लोकेश शर्मा ने आरोपों की शुरुआत पेपर लीक से करते हुए संजीवनी घोटाले पर भी बड़ा खुलासा किया है। लोकेश शर्मा के इन तीखे बयानों पर शायद कांग्रेस पार्टी भी असहज नजर आ रही है। एक कहावत है कि जब अपना भेद खोलता है तो उसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं होता है। लोकेश शर्मा ने तो सचिन पायलट के फोन टैपिंग की बात भी कही है। ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार पर फोन टैप करने के आरोप लगे थे। उस समय कुछ ऑडियो भी सामने आए थे। इसी मामले में गहलोत के ओएसडी रहे और इन आरोपों को सच साबित करने के लिए ऑडियो टेप भी सुनाया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। गहलोत ने यह कदम उठाया और बाद में अशोक गहलोत ने जो है लोकेश शर्मा के माध्यम से मीडिया को अलग अलग मैसेज कन्वे कराए। एक बात तो यह रही सत्ता बचाने की, दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पेपर लीक जिसे रीट उत्सव के तौर पर मनाया गया, उसमें जो है किस तरीके से डीपी जारोली को बचाया जाए, बाकी लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर के बैठक होती है। बीच बैठक में से अशोक गहलोत अपना फोन निकालते हैं, लोकेश शर्मा को व्हाट्सएप कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आप एक इस तरह का प्रेस नोट जारी कीजिए कि लोगों में ये मैसेज जाए कि सरकार पेपर लीक को लेकर के बेहद गंभीर है। लोकेश शर्मा ने तो संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाने की बात भी कही है और इसके लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत को ही जिम्मेदार भी ठहराया है। साथ ही सचिन पायलट के खिलाफ भी साजिश की बात कही है। गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए ये खेल रचा गया है। अब गजेंद्र सिंह जी के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, कैसे प्रेशराइज किया जाए ताकि वो थोड़ी सी न्यूट्रल होने की भूमिका निभाएं। तो एक संजीवनी मामला जो चल रहा था उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए किस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया जाए, कैसे उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाएं, कैसे उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री निवास पर रोजाना लगभग यही षड्यंत्र रचा जाता था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट
उनको किस तरह से डाउन किया जाए। लोकेश शर्मा के इस खुलासे से अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी श्रीमान लोकेश शर्मा जी के आज के वक्तव्य ने उनके रहस्योद्घाटन में इस बात को प्रूव कर दिया कि पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस के सरकार षड्यंत्रों की सरकार थी, जहां एक तरफ अपने विरोधियों को षड्यंत्र रचकर फंसाने का काम कर रहे थे, कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने का काम कर रहे थे, वहीं अपने ही सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री उनको भी इन षड्यंत्रों के आधार पर कैसे मैं अपनी पार्टी में वर्चस्व बनाए रखूं, इसको प्रकट कर रहे थे। वहीं लोकेश शर्मा के खुलासा होने पर सियासत होनी भी तय है, क्योंकि खुद लोकेश शर्मा ने इस बात का ऑडियो सुनाया है कि कैसे गहलोत ने मुझे एक प्रिंटेड कागज और एक पेन ड्राइव दी। उसमें ऑडियो क्लिप थी जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी। हालांकि लोकेश शर्मा ने पेपर लीक, पुत्र प्रेम से लेकर सत्ता और विधायकों के फोन टैप की बात करते हुए संजीवनी घोटाले में कई आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जेईई मेन 2024 का रिजल्ट जारी। आपको बता दें कि एनटीए ने देर रात परिणाम जारी किए। एक बार फिर से इंजीनियरिंग परीक्षा में कोटा का डंका बजा है। टॉप 5 में से बताया जा रहा है कि कोटा के कोचिंग के 3 छात्र हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 पर नीलकृष्ण ने कब्जा जमाया है, तो वहीं रैंक अगर 2 की बात करें तो दक्षेश जो है संजय मिश्रा का कब्जा देखने को मिला है। रैंक 4 पर आदित्य कुमार ने दबदबा बना रखा है। तो देश भर में हुई परीक्षा में 14,15,110 छात्रों ने परीक्षा दी। और आपको बता दें कि जेईई मेन 2024 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया और टॉप 5 में से कोटा कोचिंग से 3 स्टूडेंट का नाम है। कोटा में फिर से डंका बजा। ऑल इंडिया रैंक 1 पर नीलकृष्ण ने कब्जा किया है। आपको बता दें रैंक 2 की बात कर ले तो दक्षेश संजय मिश्रा का कब्जा, और वहीं रैंक 4 पर आदित्य कुमार का कब्जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पूरे देश में कोचिंग नगरी के नाम से कोटा मशहूर है और एक बार फिर से साबित हो चुका है कि सबसे अच्छी पढ़ाई कोटा में। देखिए, कोटा को यूं ही इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री नहीं कहा जाता, ये फिर एक बार साबित हुआ है। जब भी कोटा की बात आती है तो इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले जो वो तमाम छात्र कोचिंग करने के लिए कोटा, कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तमाम छात्र कोटा आते हैं। और जब देर रात एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जेईई मेंस 2024 के परिणाम जारी किए गए हैं और जो रैंक निकल करके आई है, जिस तरह से कोटा का डंका उन रैंक के अंदर बजा है उससे साफ हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि टॉप 5 जो रैंक्स हैं उनमें से 3 रैंक पर कोटा के जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका कब्जा रहा है। पहली रैंक की बात कर लें तो नीलकृष्ण ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वहीं अगर दूसरी रैंक पर बात कर लें तो दूसरी रैंक पर भी कोटा के स्टूडेंट का कब्जा है। वहीं अगर चौथी रैंक पर बात करें तो चौथी रैंक पर भी कोटा के स्टूडेंट का ही कब्जा है। तो ये रैंक्स अपने आप में बताने के लिए काफी। आपको बता दें कि देश भर के 14,15,110 स्टूडेंट ने इस परीक्षा को दिया था और इन सब के साथ में जब ये परिणाम जारी हुए हैं तो इन परिणाम के साथ में सेलिब्रेट कोटा करने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर टॉप 5 में टॉप 3 रैंक एक शहर से होना, कोचिंग सिटी से होना अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें कि सेकंड पर आदित्य कुमार रहे हैं, माफ कीजिएगा, सेकंड रैंक पर दक्षेश संजय मिश्रा रहे हैं और चौथी रैंक पर आदित्य कुमार रहे हैं। और फिलहाल ये जो रिजल्ट्स है वो और क्लियरिफाई हो रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि टॉप 5 में 3 स्टूडेंट कोटा से हैं, टॉप 10 में कितने होते हैं, टॉप 50 और टॉप 100 में ये आंकड़ा कहां तक जाता है। ओवरऑल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। कोटा के आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन इलाके में स्कूटी सवार एक युवक नाले में गिर गया। और आपको बता दें कि हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं और कार को अचानक पीछे लेने के चलते यह हादसा हो गया है। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है। खुले नाले के चलते अक्सर इस इलाके में हादसे हो रहे हैं। लगातार हो रहे हादसे के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार निगम को शिकायत की है, लेकिन बताया जा रहा है शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आइए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 10 बड़ी खबरें।